नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैव विविधता के पतन से रिलेटेड कौन कौन से कारण हैं उनकी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि जैव विविधता किस तरह से ख़त्म होते जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको लिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इन पॉइंट को हमको देखने से पहले ये समझना होगा कि ये सारे पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड है। हो सकता है किसी स्थल पर ये सारे पॉइंट एक साथ जुड़कर जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हो, या किसी जगह पर एक एक पॉइंट जो है जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, तो एक एक हम चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैव विविधता ह्रास के कारण या कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में। यहाँ पर पहला कारण संबंधित है आपके नेचुरल डिजास्टर से। जो भी फ्लड आती है, बाढ़ आती है, भूकंप, अर्थक्वेक आ गया है, या कई अन्य नेचुरल डिजास्टर है ना, उसके कारण किस तरह से जैव विविधता पर खतरा उत्पन्न होता है। सेकेंड कॉज है हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन, है ना। हैबिटेट लॉस यानी कि किस तरह से हम जैव विविधता के आवास को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उस आवास के नुकसान पहुंचाने के कारण किस तरह से जैव विविधता प्रभावित हो रही है। थर्ड है आपका अतिदोहन, कि हम किस तरह से, मनुष्य आपको मालूम ही है लालची होता है स्वभाव से, और वो किस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेस को इस्तेमाल उनकी लिमिट से ज़्यादा करते जा रहा है। तो उसके कारण जैव विविधता पे क्या खतरा उत्पन्न हो रहा है वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में विदेशी प्रजातियों का आक्रमण यानी एलियन स्पीसीज का जो इन्वेजन होता है उनके द्वारा क्या जैव विविधता प्रभावित होती है। फिर आता है सहविलुप्तता, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर एक प्राणी समाप्त होता है तो उस पर डिपेंडेंट दूसरा प्राणी किस तरह से समाप्त हो जाता है और इस तरह से किस जैव विविधता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जिससे आज पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज की घटनाओं के कारण किस तरह से जैव विविधता प्रभावित होती है। और फिर एक जो कई सालों से पहले चलता रहा है हंटिंग एंड पोचिंग, यानी कि शिकार के कारण किस तरह से जैव विविधता को नुकसान होता है। तो एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये बात होती है, पहला पॉइंट मैंने बताया था कि पहला पॉइंट ये जैव विविधता से संबंधित है। सबसे पहला कॉज जैव विविधता के नुकसान को प्रभावित कर रहा है वो कारण है नेचुरल डिजास्टर। जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई। आपने देखा होगा कि अगर किसी स्थान पर कोई बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने के कारण क्या होता है कि आसपास पानी फैल जाता है। बाढ़ का पता होगा आपको कि हर नदी की अपने सेडिमेंट्स को बेयर करने की एक क्षमता होती है, यानी कि अवसाद को लेकर बहने की एक क्षमता होती है। और नदी पर जब अवसादों का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर क्या करता है, अपनी ही वैली पर नदी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, और जिसके कारण क्या है, बाढ़ आती है। और बाढ़ आने के कारण क्या होता है, बाढ़ का पानी आसपास फैल जाता है, जिससे खेत खलिहान और जंगल वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, और बाढ़ के कारण कई जीव जंतु भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। भूकंप और नेचुरल डिजास्टर अदर जो जैसे वॉल्केनिक घटना हो गई, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, उनके द्वारा भी जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होता है। लेकिन एक यहाँ चीज़ समझनी होगी, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर से ये होता है कि प्रकृति में इस तरह की आपदा पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इस तरह की आपदाओं के अनुसार पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन हाँ, कुछ आपदाएं ऐसे होती है जो मेन यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जनरेट होती है। जैसे अब हम बात करें बाढ़ का, तो बाढ़ हम बोल सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन बाढ़ लाने में भी आजकल मनुष्य का बड़ा रोल हो गया है। कैसे कि हम नदियों में कूड़ा कचरा ये सब चीज़ें डाल देते हैं, है ना। पेड़ पौधे आपने जंगलों को समाप्त कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो आपस में कई बड़े बड़े हमने, यानी कि बांध, भूकंप वाले क्षेत्र में हमने बांध बना दिए हैं, जिसके कारण इस तरह की नेचुरल डिजास्टर से संबंधित कई घटनाएं मानव की गतिविधियों के कारण आती रहती है। ठीक है, तो उसका अफेक्ट जो है जैव विविधता पर वो अलग पड़ता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर नेचुरली जैव विविधता पर अगर खतरा उत्पन्न होता है प्राकृतिक आपदाओं से, तो पृथ्वी फिर भी एडजस्ट कर लेती है। ये उसका एक अपना नेचर होता है। सेकेंड हम बात करते हैं आवास नुकसान, हैबिटेट लॉस पे। अब हैबिटेट लॉस में ये होता होगा, आपने देखा होगा कई जगह आप न्यूज़ सुनते होंगे कि किसी गांव में तेंदुआ घुस गया है
या टाइगर वहाँ पर आ गया है ना, और उसने हमला कर दिया मानव जीवन पर, तो बात ये होती है, हम बोलते हैं कि वो हमारे घर पर आया है, लेकिन एक्चुअल में ये है कि हमने उसके घर पर आक्रमण कर दिया है। यानी कि हमने अपने मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चूँकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है, हमको कहीं आवास भूखंड के लिए जगह की ज़रूरत थी, खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए खेत खलिहान की ज़रूरत थी, और उसके लिए आपने क्या करा कि बड़ी मात्रा में जंगलों को ख़त्म करा। जंगलों को ख़त्म करा तो जो घर जंगली जानवरों का था उनके घर में आपने एंट्री करी, और एंट्री करने के कारण क्या हुआ, उनका आवास का कहीं ना कहीं विखंडन हुआ, जिसके कारण वो आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, अब उसमें तो ये होता है कि आवास विखंडन के कारण कई प्रजाति विलुप्त भी हो जाती है धीरे धीरे करके, है ना। जैसे अगर आप देखें तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। पहले एक गोरैया चिड़िया आती थी जो आपको हर किसी के घर पर नज़र आती थी, लेकिन क्या हुआ कि हमने पेड़ पौधे काटना चालू करे और सीमेंट कंक्रीट का जो है पूरा रोडों का जाल बिछा दिया, तो अब वो गोरैया चिड़िया दिखना आपको बंद हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन हैबिटेट लॉस के कारण बड़े मात्रा में जो जंगलों की कटाई करी है उसके कारण जैव विविधता पर एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी न्यूज़ चल रही थी इससे रिलेटेड, उसको भी आपको कवर करना है। अमेज़न बेसिन जो कि ब्राज़ील के उधर का पोर्शन है और जैव विविधता का बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है ना, क्योंकि ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन में आता है और सबसे ज़्यादा जैव विविधता अमेज़न बेसिन में पाई जाती है। लेकिन वहाँ पर भी जंगलों की कटाई के कारण अब जैव विविधता जो है वहाँ पर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होते जा रही है। ठीक है, तो इसको करंट अफेयर के साथ में भी देखना है। तो आवास नुकसान हम समझ गए कि किस तरह से जैव विविधता को नुकसान होता है। थर्ड पॉइंट हम देखें, अतिदोहन। अब यहाँ पर यह होता है कि मैंने आपको बताया था कि मनुष्य स्वभाव से लालची होता है। हालांकि देखो इसके साथ में आपको एक चीज़ देखना है, एक कंसेप्ट आप और देख सकते हैं, सतत विकास। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल ये कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि मनुष्य को प्रकृति से जो ज़रूरत पूरी करता है, प्रकृति जो मनुष्य की ज़रूरतें पूरी करती है, तो मनुष्य को प्रकृति का दोहन इस तरह से करना है कि वो अपनी वर्तमान ज़रूरतों को तो पूरा कर सके, लेकिन इसके अलावा उसको भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि हम हमारे वर्तमान की ज़रूरत पूरी कर लें, लेकिन इतनी भी एक्स्ट्रा हम उसका दोहन नहीं कर लें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो अवेलेबल ही ना हो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ है अतिदोहन। अतिदोहन में ये होता है कि हम मिनरल रिसोर्सेज के कारण या कई एक्सकेवेशन की घटनाएं करते हैं मिनरल रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, जंगल से लकड़ियाँ प्राप्त करने के लिए या अदर चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होता है। और ये भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है किससे, आवास विखंडन, जो हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था कि ये घटनाएं भी कहीं ना कहीं क्या करती है, जीव जंतुओं का, प्लांट्स का, उनका क्या करती है, आवास का विखंडन करती है, और उसके कारण क्या होता है, जैव विविधता धीरे 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 करके उस पर एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अतिदोहन। फिर उसके बात करें, ये एक और आता है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, जो जैव विविधता के लिए खतरा है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, है ना। अब सवाल ये होता है कि विदेशी प्रजाति होती क्या है। विदेशी प्रजाति यानी कि मान लीजिए एक प्लांट है जो कि यहाँ पर एक प्लांट है, ये एक पर्टिकुलर एरिया में उग रहा था। ठीक है, एक हम कोई से भी ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए या न्यूजीलैंड मान लीजिए, है ना, उसे हम इंडिया में लेके आ जाए। ठीक है, अब इंडिया में लेके आ गए, यानी कि ये प्लांट किसी अन्य एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर रहा था और उसको हम लेके आ गए अदर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है कि ये जो प्लांट हम यहाँ पर लेके आए, तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो आप जानबूझ के लेके आए या जाने अनजाने में लेके आ गए, है ना। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस बढ़ने के कारण, है ना, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ
कि पूरा विश्व एक गांव बन गया, यानी कि अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरे एक देश से दूसरे देश तक जाना सभी जगह हो गया है आसान, और विदेश यात्रा भी काफ़ी आसान हो गई है। तो उसके कारण यात्रा और यातायात दोनों बढ़ने के कारण क्या हो गया है कि अब ये विदेशी प्रजाति एक जगह से दूसरी जगह पर जाना काफ़ी, इसकी घटनाएं में एकदम फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये जाने और अनजाने में दोनों तरह से हो सकती है, जानबूझ के भी हो सकती है और अनजाने में भी हो सकता है। ठीक है, अब इस प्लांट को हम लेके तो आ गए, लेकिन अब ये क्या करता है, यहाँ पर आकर इसका एटमॉस्फेयर का पूरा यूज़ करते हुए इसके जो प्रजनन की जो क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन जो है, ये अपनी संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वहाँ के जो रिसोर्सेस होते हैं उनका भरपूर मात्रा में यूज़ करने लग जाता है। अब भरपूर मात्रा में इसने रिसोर्सेस यूज़ कर लिए, तो अब मान लीजिए कि यहीं पर भारत में कोई दूसरा प्लांट भी, देसी प्लांट यहाँ पर इसके साथ में लग रहा था, तो ये क्या करता है, पूरी परिस्थितियों का इस तरह से दोहन करता है विदेशी प्रजाति कि जो हमारी लोकल प्रजातियाँ होती है उनके सर्वाइवल पर खतरा उत्पन्न हो जाता है ना, क्योंकि उनके हिस्से का ये पूरा रिसोर्सेस ये विदेशी प्रजाति यूज़ कर लेती है। ठीक है, और ये अभी रिसेंट टाइम में अगर हम देखें करंट अफेयर में, तो इससे संबंधित कई घटनाएं आपको यूपीएससी में भी पूछी जा सकती है और एमपीपीएससी में भी। जैसे कि अगर आपको मालूम होगा कुछ विदेशी प्रजाति का, यहाँ पे मैं जिक्र कर देता हूँ, एक आपने न्यूज़ में सुना होगा लेंटाना कैमारा, क्रोमोलाना एरोमाटा, ये नाम नोट डाउन कर लेना है ना, क्रोमोलाना एरोमाटा। फिर आता है पार्थेनियम, हिस्टीरोपोपस, ये और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि न्यूज़ में लगातार बने रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात करी लेंटाना कैमारा, क्रोमोलाना एरोमाटा और पार्थेनियम हिस्टीरोपोपस। ये सब क्या है, विदेशी प्रजातियों के उदाहरण है जो कि न्यूज़ में रहे। जैसे कि अगर हम बात करें लेंटाना कैमारा, तो ये लेंटाना कैमारा ये एक्चुअली है क्या, ये एक वीट का प्रकार है, खरपतवार है। क्या है ये, खरपतवार। खरपतवार से मतलब ये है कि किसान इसको जानबूझ के नहीं उगाता, यह खेत में खलिहानों में ऐसे ही जो है अपने आप उग जाती है और फिर उसके बाद में ग्रो करने लग जाती है, और जो वहाँ की लोकल प्रजाति होती है उसका क्या है, रिसोर्सेज का यूज़ करने लग जाती है। ठीक है, तो लेंटाना कैमारा एक वीड है, और ये अभी न्यूज़ में इसलिए रहा कि पश्चिमी घाट, देखिए एक और चीज़ है जो हमारा इंडिया में अगर हम देखें, पश्चिमी घाट पर इसका काफ़ी फैला हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर वन संसाधन पे काफ़ी खतरा उत्पन्न हो गया लेंटाना कैमारा के द्वारा। अच्छा, लेंटाना कैमारा बेसिकली लाए किस देश से थे, ये लाया गया था इसको साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से इसे भारत में लाया गया था, और ये लाया गया था कब, 1807 में। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो लेंटाना कैमारा पश्चिमी घाट के पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया, और ये लगातार न्यूज़ में बना रहा है। ठीक है, वैसे ही फिर ये पार्थेनियम हिस्टीरोपोपस, ये भी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये भी आपको लगातार नज़र आता रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट का, सविलुप्ता। ठीक है, अब सविलुप्ता का मतलब यह है कि जैसे कि एक जीव है ए, इस पर निर्भर करने वाला पैरासाइट है बी। अगर ए सरवाइव कर रहा है, यानी कि बी की जीवनचर्या जो है वो पूरी किस पर टिकी हुई है, ए पर, यानी कि बी को जिंदा रहने के लिए ए को जिंदा रखना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हमने बताया कि हैबिटेट लॉस हो गया हो, या फिर अतिदोहन हो गया हो, या फिर बहुत सारी अदर जो कारण हमने अभी डिस्कस करे हैं इसके बायोडाइवर्सिटी के नुकसान के लिए, है ना, उनमें से कोई से भी कारण के द्वारा अगर ए समाप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बी भी समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे मछलियाँ हो, है ना, कई मछलियाँ
उन पर निर्भर करने वाले, है ना, जो फिश होती है उन पर निर्भर करने वाले कई परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। अब क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग या कई अदर काजेस के द्वारा अगर मछलियाँ समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो उस पर निर्भर करने वाले ये पैरासाइट्स भी जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या है, जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत चर्चा में रहता है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट और वेदर का मतलब यह है, इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। वेदर का मतलब है शॉर्ट टर्म में, जैसे कि आज की तारीख में हम बात करें, है ना, यानी कि कम समय के लिए जो मौसमी घटनाएं घटित होती है उसको यानी उसको कहते हैं हम वेदर। क्लाइमेट यानी कि एक लंबे समय में हम मौसमी, यानी 50 साल, 100 साल, 25 साल के हिसाब से हम किसी पर्टिकुलर रीजन के मौसमी घटनाओं का जो एवरेज निकालते हैं उसे बोलते हैं हम क्लाइमेट। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो भारत में आपको मालूम होगा कि भारत में मानसून जून से सितंबर तक रहता है ना। फिर उसके बाद में नवंबर से फरवरी मार्च तक हम बात करते हैं ठंड की। अब ये पैटर्न भारत का है। अब इस पैटर्न में क्या है, चेंजेस आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता ही होगा कि कई सारी घटनाएं हैं, जैसे कि मेन अगर देखें तो कार्बन एमिशन काफ़ी बढ़ गया है। कार्बन उत्सर्जन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब चालू हुआ था उसके पहले इरा में, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो उसके पहले इरा में कार्बन का उत्सर्जन जितना होता था उसके मात्रा में आज कई गुना कार्बन का उत्सर्जन बढ़ गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। आपका हम बात करते हैं कई गाड़ियाँ हमारी कार्बन का उत्सर्जन कर रही है। आपके जो घर में बिजली आ रही है तो हमारी बिजली का भी महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ से भी कार्बन एमिशन हो रहा है। इन सब घटनाओं के कारण क्या होता है कि जो प्रकृति का नेचुरल हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, जो कि क्या है पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन को रोक के रखती है और एक मिनिमम टेम्परेचर हमारे लिए सर्वाइविंग के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो मेंटेन रखना चाहिए, अब उस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। उसी को तो हम बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। इस पर मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर। यहाँ पर हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, उसके कारण भी जैव विविधता पे खतरा होता है। जैसे कि हमने बोला कि यह पैटर्न, मौसम का पैटर्न अगर चेंज हो जाए तो सूखे की घटनाएं बहुत बढ़ जाएगी, कहीं किसी जगह बारिश बहुत होने लग जाएगी, है ना। तो इसके कारण भी क्या है, जैव विविधता पर खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि जीवों में एडॉप्टेशन, हालांकि देखा जाए तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार ये रहता है कि योग्य जीव एडॉप्टेशन कर लेने में आसान होता है। ठीक है, यानी उसके लिए एडॉप्टेशन करना आसान होता है। एडॉप्टेशन का मतलब यह है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब यह है कि कोई जीव बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर ले और सर्वाइव कर सके, तो उसको एडॉप्टेशन कहता है। लेकिन एडॉप्टेशन में हर जीव के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी कारण जो एडॉप्टेशन कर लेते हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, और इस तरह से क्या है, जैव विविधता की क्षति होती जाएगी। क्लियर। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट है शिकार, है ना, हंटिंग। हंटिंग के द्वारा भी क्या होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है। जैसे आप इसका हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो हमने 1973 से इसे स्टार्ट किया था, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट किया था। अब बात होती है प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चालू किया गया, क्योंकि टाइगर का इतना उसका शिकार किया गया कि एक समय बाद क्या हुआ, टाइगर की संख्या में कमी आ गई। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में राजा महाराजा टाइगर पे पैर रख के फ़ोटो खिंचाते थे, है ना, वो अपने आप को एक प्राउड फील करते थे कि भैया कि हमने चीता को का शिकार किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, शिकार के कारण कई जानवरों का नुकसान की हानि हुई। जैसे कि एक तो ये होता है प्राइड के लिए भी करते थे लोग शिकार, दूसरा जानवरों की स्किन, है ना। अब उसमें अगर आप देखें जानवरों की स्किन के लिए हो गया, हाथियों के दांत तोड़ लिए जाते थे। हाथी दांत का इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। फिर एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाले गेंडा जो कि आपका
आपके असम में कांजीरंगा और मानस में मिलता है, उसको भी वो भी हंटिंग का शिकार हुआ, जिसके कारण उसकी भी संख्या पर खतरा उत्पन्न हो गया। वैसे ही टाइगर की बात करें, फिर एक और बात करें, उड़ीसा में एक ओलिवे रिडले मिलता है ना, एक कछुआ जो सॉफ्ट सेल कछुआ होता है, उसकी स्किन के व्यापार के कारण उसका शिकार किया गया, जिसके कारण उसकी भी संख्या पर काफ़ी खतरा उत्पन्न हुआ। तो शिकार की घटनाओं के कारण भी जो है वो जैव विविधता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब लेकिन आपको यहाँ पर, चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस जानवर का शिकार किस पर्पज से किया जा रहा था। तो आपको इस कारणों को भी विवेचन करना, जैसे मैंने बताया ना आपको, कछुए के लिए मेडिसिन के लिए भी यूज़ हो रहा था, उसकी स्किन के लिए यूज़ हो रहा था, हाथी दांत यानी कि उसका ज्वेलरी के लिए यूज़ हो रहा था, इसके कारण उसकी हंटिंग की घटना बढ़ रही थी। फिर यहाँ पर बात करें टाइगर का, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि हंटिंग की घटनाएं पहले 1972 के पहले तो काफ़ी बढ़ रही थी। भारत ने 1972 के बाद इस पर काफ़ी हद तक एक तरह से कंट्रोल स्थापित कर लिया। कैसे? क्योंकि भारत सरकार ने 1972 में एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया था, और उसमें शिकार करने वाले पर कई सारे बैन लगाए थे, है ना, यानी कि उसमें सजा का प्रावधान किया गया था, जुर्माने का प्रावधान किया गया था। तो इसलिए जो है शिकार अब एक आपराधिक कृत्य कहलाता है। आपने इसमें एक सलमान खान वाला एग्जाम्पल देखा ही होगा कि बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी अब इससे बच नहीं सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरे कॉजेस डिटेल में प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैव विविधता के इम्पोर्टेंस और उससे रिलेटेड कई और चीज़ों पर बात करेंगे। थैंक यू।